हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट JR। जैसा कि आपको पता है, हम लोग फिजिक्स के 2 चैप्टर कर चुके हैं, मोशन एंड दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एंड देन ये हमारा 3rd चैप्टर है, ग्रेविटेशन। ये भी एक डायनेमिक्स का पार्ट है जिसको कि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। मैं आपको इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि इस चैप्टर में बेसिकली होने क्या वाला है। देन हमारा सेकंड टॉपिक जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं ये दोनों एक साथ ही कवर कर लूंगी क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है इस चैप्टर का। देन केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, तो उसी को ऑब्जर्व करके केपलर्स ने 3 लॉज दिए थे, तो हम उन लॉज को भी पढ़ेंगे। देन न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। सो न्यूटन का जो हम लोगों ने 3rd लॉ पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका ग्रेविटेशन के साथ क्या रिलेशन है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। देन फ्री फॉल बॉडी, कि हमारा जो फ्री फॉल बॉडी होता है, जो भी ऑब्जेक्ट अगर आप उसको डायरेक्टली छोड़ देते हो एक सर्टेन हाइट पे ले जाकर, तो वो बॉडी नीचे की ओर गिरने लगती है, तो उसको हम लोग फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, फ्री फॉलिंग कॉन्सेप्ट। एंड इसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं उससे भी रिलेशन होता है, जैसे कि हम लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखा है, v इक्वल टू u प्लस at, देन वी हैव अनदर वन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और उसके अलावा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसका यूज भी फ्री फॉलिंग का कॉन्सेप्ट लगाकर इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ेंगे। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग काफी अच्छे से और डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मास एंड वेट, आपको ही पता है फिजिक्स में मास एंड वेट इक्वल नहीं होता। अगर मैं आपको बोल दूं कि इस ऑब्जेक्ट का, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट P, और इस ऑब्जेक्ट का मास 20 kg है, दैट डजंट मीन कि इसका वेट भी 20 kg है। तो वेट क्या होता है और मास क्या होता है, ये हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे उसी टाइम समझ लेंगे। ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे। देन थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है, इसमें हम लोग लिक्विड प्रेशर भी पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिख चुका है प्रेशर इन फ्लूइड्स, जो भी हमारा फ्लो करने वाला सब्सटेंस होता है, जो भी सब्सटेंस फ्लो कर सके उसको हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। तो हमारा जो लिक्विड है वो एक फ्लूइड है, तो हम लोग उसके अंदर जो प्रेशर लगता है उसको पढ़ेंगे। देन इसी टॉपिक में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे। आर्किमिडीज एक बहुत फेमस फिलोसफर रह चुके हैं और उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल भी बनाया था, तो उनके कुछ सिद्धांत हैं, हम लोग उनको भी पढ़ेंगे, जिसको कि हम लोग आज आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। देन डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है उसको पढ़ेंगे, और देन रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों को हम लोग एक ही साथ पढ़ लेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं और मैंने आपको बता दिया कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। नाउ ग्रेविटेशन, अब आप सोच रहे होंगे ग्रेविटेशन क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आप कहीं बाहर जाते हो और आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे जब खेलते हैं तो वो बॉल ऊपर की ओर फेंकते हैं, उस पर एक बार वो फोर्स लगाते हैं और वो बॉल ऊपर की ओर फेंक देते हैं। देन कुछ टाइम बाद वो बॉल नीचे आने लगती है। वहीं आप अगर ट्री को देखोगे, अगर कोई पेड़ है तो उसके पत्ते जो होते हैं वो अपने आप ही नीचे गिरने लगते हैं। अगर वो अपने पेड़ से जो उसका स्टीम होता है उससे अगर वो डिटैच हो गए तो नीचे ही गिरते हैं। फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक बार ऊपर जाता है, आप उसको फोर्स देके अगर ऊपर उसको भेज देते हो तो वो अल्टीमेटली ग्राउंड की तरफ ही गिरने लगता है। सो ये सब के पीछे का रीजन क्या है, तो ये सब के पीछे का रीजन ग्रेविटेशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हमारे अर्थ के टुवर्ड्स आ रही है, उसका अर्थ के टुवर्ड्स आने का एक ही रीजन है, वो है ग्रेविटेशन। सो जैसे कि मैं आपको हर टाइम बताते रहती हूँ कि फिजिक्स हमारे सराउंडिंग्स में है, फिजिक्स में जितने भी फेनोमेना होते हैं वो हमारे सराउंडिंग्स में होते रहते हैं, तो ग्रेविटेशन भी हमारे सराउंडिंग्स में होते रहती हैं। जैसे कि आप लोगों ने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की होंगी, जब आपने अपने आसपास की चीजों को देखा होगा, अच्छे से आप उनको ऑब्जर्व किए होंगे, तब आपको ये सारी चीजें दिखी होंगी। सो आपके आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे को सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करती है। लेट्स से ये आपका बुक है और ये आपका पेन है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होगी। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं, जितनी भी सारी चीजें यूनिवर्स में होती हैं वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर। तो हमारे जितने भी यूनिवर्स में 2 सब्सटेंस, लेट्स से अगर आपका एक पेन है, एक कॉपी है, वो दोनों को अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो उस अट्रैक्शन को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। वही आपको ही पता, लेट्स से ये आपका अर्थ है और जब आपने एक बॉल को फोर्स लगाकर ऊपर भेजा तो वो बॉल वापस से नीचे आने लगी, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो आपका बॉल है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है। सो जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
उसको हम लोग नए नाम से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि ग्रेविटी हो जाएगा। नाउ अगर अर्थ और कोई भी सब्सटेंस, लेट से हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हम लोग के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी फोर्स है। जबकि अगर आपके पास और भी जो यूनिवर्स में सब्सटेंस है, लेट से आपका जो मून है और स्टार्स हो गए जितने भी, वो सारे अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे तो वो ग्रेविटेशन होगा। नाउ ग्रेविटेशन तो आप अभी तक समझ चुके हैं कि ये एक फोर्स ही है, इसको कि आप डायरेक्ट एफ भी बोल सकते हो क्योंकि ये एक फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशन इज अट्रैक्टिव फोर्स, इसका नेचर क्या है, वो है अट्रैक्शन। ये एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। ऐसा नहीं है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे से दूर जा रही है तो उसको हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हैं। जब दो बॉडी एक दूसरे के क्लोज आ रही है या फिर एक दूसरे के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा ऑब्जेक्ट के, उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोल सकते हैं। ना ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू काफी ज्यादा स्मॉल होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फील हो जैसे कि आपके ऊपर जितने भी इन्वायरमेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर है, वो फोर्स अप्लाई करी, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है। वहीं अगर आप मैग्नेट के फोर्स को देख लो, अगर आपके पास लेट से दो बार मैग्नेट है और वो दोनों जब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करती है तब आपको वो क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन जब आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है तो आपको वो पता नहीं चलता, वो आपको फील नहीं होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू काफी ज्यादा स्मॉल होता है, जिसको कि हम लोग ऐसे फील नहीं कर सकते डायरेक्टली। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर किया जाए मास को लेकर, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास काफी ज्यादा है, क्योंकि आपको भी पता है अर्थ का मास काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये पेन, लेट्स से मैं यहाँ पे पेन बना देती हूँ, हाँ तो ये हमारा पेन है, तो अर्थ का मास काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पेन। तो आपको यहाँ पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आपको क्लियरली विजिबल होगा, जो ये पेन है अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगेगी। ग्रेविटी को हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, अर्थ पुल। जब आप फोर्स वाले पार्ट को पढ़ रहे हो, फोर्स जो चैप्टर मैंने आपको पीछे भी पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था कि फोर्स का डेफिनेशन होता है पुश एंड पुल। तो आपको ही पता है अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है और वो हमें अपनी ओर खींच रही है, मतलब वो हमें पुल कर रही है। तो ग्रेविटी को हम लोग अर्थ पुल भी बोलते हैं। मैं इसका दूसरा नाम यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया ग्रेविटेशन के बारे में। सो मैं अब आशा करती हूँ कि आप इस वर्ड से फेमिलियर हो चुके हैं और ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन क्या होती है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। नाउ बहुत सारे बच्चे ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस क्या है? ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स होता है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, जिसमें से कि एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ होता है, उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशन है वो हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे पे लगते हैं। अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मेरे और इस लैपटॉप के बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है, वहीं ये दो ऑब्जेक्ट्स जो मैंने लिए थे उसके भी बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है। सो ग्रेविटेशन फोर्स हर जगह, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। जब ग्रेविटी जो है वो एक ऐसा फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट में लगता है और उसमें से एक ऑब्जेक्ट कंपलसरी है कि वो अर्थ होगा। नाउ जो हमारे न्यूटन थे वो एक बार उनका जो कॉलेज था वो उस टाइम बंद था, शायद कुछ वहाँ पर उनके कॉलेज में कोई डिजीज फैल गई थी जिनके कारण उनको थोड़ी देर के लिए घर पे रहना पड़ा था। तो जब वो बालकनी में खड़े थे तो वो अपने बालकनी से बाहर देख रहे थे, तो उन्होंने अपने गार्डन में एक पेड़ था एप्पल ट्री, और उसको वो काफी देर से ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो एप्पल ट्री था उसमें से सडनली एक एप्पल फॉल डाउन हुआ। तो जो हमारा एप्पल था वो जमीन की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट गिरा। ऐसे तो नहीं था कि एप्पल हल्का इधर या इधर, कहीं भी वैसे मूव नहीं किया, वो स्ट्रेट बिल्कुल जमीन की तरफ गिर गया। तो यहाँ पर जो हमारे न्यूटन थे वो खड़े होकर ये सोच रहे थे कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा और नीचे बिल्कुल स्ट्रेट कैसे गिरा। तो उन्होंने इसी चीज को ऑब्जर्व किया और इसी पे एक लॉ भी बनाया जिसको कि हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। एक लॉ उन्होंने दिया ग्रेविटेशन पे और उन्होंने इस लॉ को मैथमेटिकली भी हमारे सामने रखा। सो आइए हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं। नाउ न्यूटन का कहना था, पहले मैं यहाँ पे हेडिंग बना देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो उनका स्टेटमेंट था कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारा दो ऑब्जेक्ट हुआ, लेट से ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, इसका भी कुछ मास होगा, इसका मास लेट से m1 है और इसका मास m2 है। आप कई सारे बुक्स में देखे होंगे कैपिटल एम और स्मॉल एम से बताया जाता है। सो वो कुछ नहीं है, आप हो सकता है इस मास को कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। आपको x मानना है आप x मान लो, y मानना है y मान लो, तो इसका मास कुछ भी है, x y z। तो मैं यहाँ पर जस्ट सिंपली m1 और m2 मास का एक ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ जो कि सर्टेन डिस्टेंस से एक दूसरे से अलग अलग है, जो कि सेपरेट है। तो इन लोग दोनों का डिस्टेंस लेट से r होगा, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच का डिस्टेंस r हो गया हमारा। तो उनका कहना था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to
द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। सो यहाँ पर अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, जो हमारे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स। तो हमारे यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है एक फोर्स के साथ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं पहले एक फोर्स को लिख देती हूँ। तो एक फोर्स से हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं प्रोपोर्शनल का साइन लगा देती हूँ, ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो ये दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा, तो मैं इन दोनों के मास को अगर इंटू कर दूं तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m1 इंटू m2। एंड जो हमारा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो हमारा डिस्टेंस है उसका भी स्क्वायर। सो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। तो आपको ही पता है ये दोनों फोर्स के ही प्रोपोर्शनल है, तो मैं दोनों को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना सकती हूँ। तो जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ उनके मासेस का, और जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपको भी पता है जब हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर भी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना होगा, तो हम लोग यहाँ पर जी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड देन फर्दर हम लोग वैसे ही फॉर्मूला को लिख देते हैं। सो ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और मैं आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी बार काम आएंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैपिटल जी के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ, तो उसके लिए मैं स्लाइड चेंज करती हूँ। नाउ जो हम लोगों ने वहाँ पर कैपिटल जी इंट्रोड्यूस करवाया एज अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, वो क्या था? तो पहले मैं उसको लिख देती हूँ। जो हमारा कैपिटल जी था वो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट था। सो फिजिक्स में कई सारे कॉन्स्टेंट ऐसे होते हैं जिनका यूनिट नहीं होता, जिनका फॉर्मूला नहीं होता और जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता। लेकिन जो यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन है उसका फॉर्मूला भी है और उसका यूनिट भी है। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा होता क्यों? तो जब आप क्लास 11th में जाओगे तो उसमें काफी फर्स्ट चैप्टर ही आपको है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें अच्छी तरह से बताया गया कि ऐसा क्यों होता है। तो जब आप क्लास 11th में जाओगे तो इस टॉपिक को फिर से पढ़ोगे। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। ग्रेविटेशन, आप अगर फोर्स को ही अच्छे से देखोगे तो G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोगों को जी का वैल्यू निकालना है तो हम लोग जी को एक तरफ शिफ्ट करके बाकी सबको दूसरी तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आर इस साइड है डिवाइड में, तो अपोजिट साइड जाके इंटू हो जाएगा। तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। नाउ ये हमारा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला हो गया। अब ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है तो उसका यूनिट भी होगा, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और यहाँ पर जो आर है वो एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है हमारे पास मीटर। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लिख देते हैं। देन m1 और m2 ये हमारे बॉडी का मास था। तो हम लोग किसी भी बॉडी के मास को जब ऐसा यूनिट लिखते हैं उसका तो वो केजी में होता है। तो यहाँ पर दो m1 और m2 है तो यहाँ पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, और आपको ही पता है जब स्क्वायर ऐसे नीचे हो तो हम लोग ऊपर भेजते हैं तो यहाँ पे -2 हो जाता है। -2 नहीं मतलब माइनस में हो जाता है। सो ये हमारा ऐसा यूनिट बन के आ गया। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, और इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये कुछ हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर जो इसका कांस्टेंट है उसका वैल्यू भी है। कई सारे कांस्टेंट ऐसे होते हैं फिजिक्स में जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, हम लोग उसको एज यूजुअल लिख देते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट का वैल्यू है हमारे पास, जिसको कि एक्सपेरिमेंटली हेनरी कैवेंडिश ने प्रूव किया था। मैं एक बार नाम लिख देती हूँ। ये हमारे साइंटिस्ट थे और इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था फिजिक्स में और इवन केमिस्ट्री में भी। सो हेनरी कैवेंडिश ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऑलमोस्ट 100 ईयर के बाद ग्रेविटेशन का ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू निकाल के दिया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने अपने गार्डन में ऐसे एक सेटअप तैयार किया जिसमें उन्होंने एक ऐसे थ्रेड से, बिल्कुल थीन थ्रेड से दो मासेस को ऐसे हैंग कर दिया, एंड देन दूसरे मास के प्रेजेंट होने से इन दोनों में कितना इन्फ्लुएंस होता है उसको वो करीबन 1 साल तक स्टडी किए। एंड देन हमारा जो अल्टीमेटली उन्होंने वैल्यू निकाल के दिया वो था G = 6.67 इंटू 10 to the power -11। यहाँ पर 673 भी लिख सकते हो आप। तो ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू था जो कि हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट करके दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि न्यूटन ने दिया, उन्होंने ही इस ग्रेविटेशन को भी दिया, पर ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशन का वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट करके हमें बताया। अगर उन्होंने ऐसा नहीं करता तो हम लोग आज तक यहाँ पर जी को कैपिटल जी ही लिखते हैं, और ये कैपिटल जी का जो नाम है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। नाउ ये जो इतना बड़ा नाम दिया है इन्होंने, इसका काम भी काफी ज्यादा बिग है। लाइक ये बहुत सारे फील्ड्स में यूज भी किया जाता है। अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिसके मास बिल्कुल की इक्वल है, लेट्स से वो 1 kg का मास है, दो ऑब्जेक्ट हैं
मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देती हूँ। ये m1 है और ये m2 है और दोनों का मास 1 kg है और ये दोनों बीच से सेपरेट हुए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो जो हमारा फोर्स होगा वो हो जाएगा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं तो G m के भी जगह पर आप 1 लिखो, क्योंकि आपने पहले ही मास को स्पेसिफिक कर दिया था 1 kg एंड देन यहाँ पर 1 kg बाई 1 स्क्वायर। तो ये हमारा 1 हो जाने के कारण जो हमारा फोर्स है वो ग्रेविटेशन के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हो, अगर आपके पास दो मास है जो कि 1 किलो का है 1 केजी का है, तो जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो इतना के बराबर होगा, उसका वैल्यू इतना न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये इसी तरह से होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी है और उसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है उतना ही हमारा फोर्स भी लगेगा। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। तो इतने न्यूटन का फोर्स हमारे बॉडी पे लगने वाला है। नाउ एक अर्थ आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों में कितना फोर्स लग रहा होगा। तो आपको ये पता है, यहाँ पर आपको जी का वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट का वैल्यू स्पेसिफिक है। तो आप यहाँ पे हर बार जी की जगह पर 6.63 इंटू 10⁻⁻11 ही पुट करोगे। और यहाँ पर मास जो दिया हुआ होगा वो ऑब्जेक्ट का भी दिया हुआ ही होगा। आपको अगर अर्थ का मास नहीं पता है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो आप तो आराम से लिख लोगे, लेकिन अगर नहीं पता तो यहाँ पर अर्थ का मास होता है 6.0 इंटू 10⁻24। तो हमारा अर्थ का मास इतना होता है। अर्थ का रेडियस भी दिया होता है 6.64 इंटू 10⁻6, इतना हमारा अर्थ का रेडियस होता है। तो आप ये दोनों चीजें याद रखिए। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो आपको खुद से वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है। तो यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं, जो हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका एप्लीकेशन क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो यही बोलेंगे कि न्यूमेरिकल्स बनाने में, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारा जो यूनिवर्स है, अगर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता हो, तो जो हमारे यूनिवर्स है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सन है, उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, तो ये सारे एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होते, एक दूसरे के साथ उनका कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जिसके कारण वो दूर दूर होते हैं। तो जो हमारा यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स is due to force of attraction, that is gravitation. Now यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा मून है वो क्यों नहीं अर्थ से कोलाइड कर जाता है। क्योंकि आपको ही पता है मून का जो मास है वो एज कम्पेयर टू अर्थ काफी कम है, तो मून को तो हमारे अर्थ से कोलाइड कर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि आप लोग सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे तो आपको ही पता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करता है। लेट्स से ये हमारा अर्थ है, तो हमारा मून बिल्कुल इस तरह का पाथ कवर करेगा, क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन में होता है। तो जो हमारा लेट्स से यहाँ पर ये मून है, तो अर्थ और मून एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। और जो हमारा अर्थ है वो मून को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो लेट्स से ये जो अर्थ है वो हमारे मून को कंटिन्यू खींच रहा है। जबकि अर्थ अगर 1 सेकंड के लिए भी मून पे फोर्स लगाना बंद कर दे, तो मून या तो इधर या फिर अगर इस पोजीशन पे होगा तो वो इधर कहीं ना कहीं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जिसके कारण से मून है वो कंटिन्यूअसली अर्थ के राउंड राउंड नहीं मूव कर पाएगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ और मून में लग रहा है, उसी को हम लोग न्यू नेम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि जो मून है वो अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम आपने सुन रखा होगा। ऐसा फोर्स जो कि सेंटर के टुवर्ड्स लगता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो जो हमारा मून है और जो हमारा अर्थ है, उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसी तरह का फोर्स है। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक दूसरा फोर्स होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे जो ग्रेविटेशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पर ये दोनों पेयरिंग फोर्स है। आपको ही पता है फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को ओवरकम किए हुए होता है। ओवरकम नहीं कह सकते, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होता है ये दोनों का वैल्यू। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी वजह से जो हमारा मून है वो अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बैलेंस फोर्स लगा हुआ होता है। जबकि यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स कंटिन्यू है, और इसी फोर्स की वजह से जो हमारा मून है एक सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहता है। नाउ ये आपको क्लियर हो चुका है। और जितने भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं उन सभी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही है। इवन जो सन है उसके अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी इसी तरह से वर्क करते हैं। इवन जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि एटम है
उसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, आपने देख रखा होगा एटम में बीच में एक न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। तो उसके पीछे का रीजन भी यही है। तो आप सोच सकते हैं कि ग्रेविटेशन कितना स्मॉल पार्टिकल से लेके जितने भी हेवनली बॉडीज है वहां तक लगता है। तो ग्रेविटेशन का वैल्यू मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला में भी देख रखा है, फोर्स इक्वल टू G m1m2 बाई आर स्क्वायर। तो आपको ही पता है फोर्स जो है वो पहले तो मास पे डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर एक मास भी जीरो हो गया, लेट से अगर यहाँ पे मैं m1 का वैल्यू जीरो रख दूं तो ये हमारा वैल्यू ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि कभी भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सिंगल नहीं लग सकता, ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। इसके लिए दो ऑब्जेक्ट होना स्पेसिफिक है। तो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बिल्कुल हमें मालूम होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस और मास दोनों पे ये डिपेंड करता है। उसके अलावा जो सी में हमेशा टाइड्स उठते रहते हैं, आपको भी पता है, जो ज्वार उसको बोलते हैं शायद, तो वो जो उठते रहते हैं वो भी एक एप्लीकेशन या कह सकते हैं उसी का एग्जाम्पल है। जब हमारा अर्थ जो है मून के काफी क्लोज आ जाता है, तो एक टाइम जैसे कि एक सर्कुलर ऑर्बिट पे है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट पे काफी जब क्लोज आ जाता है एक पॉइंट पे, तो जो हमारा मून है वो अर्थ पे फोर्स लगाने की वजह से जो हमारे वाटर होते हैं वो सडनली वो थोड़े बहुत मून के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि आपको भी पता है जो हमारे अर्थ में जो हमारा वाटर है उसका अपना मास है, और वो मास इन्फ्लुएंस हो जाता है दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो कि हमारा मून वो अप्लाई कर रहा है। तो जिसके कारण हमारा टाइड्स फॉर्मेशन होता है, जो हमारा वाटर लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है और हमारा टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो आई होप आपको ये सारे एप्लीकेशन समझ आ गए होंगे, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यही कुछ एप्लीकेशन था जो मैंने आपको समझा दिया। और इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ये हमारी कुछ फैसिलिटीज हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।